महीनों से यूक्रेन कब्जे वाले क्रीमिया के खिलाफ एक शानदार योजना को अंजाम दे रहा है। मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन लगातार उड़कर रूसी लॉजिस्टिक्स पर हमला करते हैं, जबकि लंबी दूरी के ड्रोन क्रीमिया के अंदर जाकर रूस की रक्षा व्यवस्था तोड़ते हैं। क्रीमिया को अलग थलग कर युद्ध में फंसा दिया गया है, जबकि उसे मुख्य केंद्र होना था। अब यूक्रेन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। रूस को इसका पता है। पुतिन मानते हैं कि यूक्रेन का डी-डे आने वाला है और रूस का सबसे बुरा सपना सच होगा। लैंडिंग ऑपरेशन बहुत बड़ा होगा। पुतिन का क्रीमिया की सुरक्षा पर विश्वास अब खत्म हो गया है। अब रूस केवल यही कर सकता है कि वो जिसे अपरिहार्य मानता है उसके लिए बेतहाशा तैयारी करने की कोशिश करे। और यही बात है, जैसे ही यूक्रेन क्रीमिया के लिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है, हम रूस की गतिविधियों से पुतिन का डर देख सकते हैं कि कहीं कोई डी-डे न हो जाए। 17 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने दिमित्रो पलेटेंचुक की टिप्पणियों पर रिपोर्ट की, जो यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि रूस ने क्रीमिया के तटों पर रक्षा स्थिति मजबूत करना शुरू किया है। क्यों? पुतिन डरते हैं कि यूक्रेन जवाबी हमले में रूस से कब्जे वाला प्रायद्वीप छीन सकता है और इसके लिए समुद्री लैंडिंग का उपयोग कर सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, प्लेतेंचुक बताते हैं कि रूस जिस क्रीमिया तटरेखा के हिस्सों को सबसे कमज़ोर मानता है, उन्हें मजबूत किया जा रहा है। और वे ये भी जोड़ते हैं कि रूस समुद्री लैंडिंग की संभावना को एक बहुत ही वास्तविक समस्या मानता है, जिसका मुकाबला करना ज़रूरी है। किसी भी हालत में दुश्मन इसे एक बिल्कुल वास्तविक खतरा मानता है। प्लेतेंचुक ने कीव इंडिपेंडेंट को बताया कि रूस ने क्रीमिया के उन इलाकों को जहां लैंडिंग का खतरा है मजबूत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वे लैंडिंग की संभावना मानते हैं। उन्होंने बताया कि रूस किस चीज से डर रहा है और उसकी एक वजह क्या है। समुद्री लैंडिंग में विश्वास यूं ही नहीं आया है। प्लेतेंचुक का कहना है कि यूक्रेन की नौसेना ऐसे अभ्यास कर रही है। प्रशिक्षण जारी है और यूक्रेन द्वारा किए गए विशेष ऑपरेशन ने रूसी डर को बढ़ाया है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन लगातार सक्रिय है। ये एक अभियान है जो प्रायद्वीप को अलग थलग करने के लिए बनाया गया है। शायद अब ऐसे हमले की तैयारी हो रही है जिसकी कल्पना पुतिन ने आक्रमण शुरू करते वक्त नहीं की थी। रूस को डर है कि डडे पार्ट 2 आ सकता है। रूस इच्छते न डर क्यों रहा है? यूक्रेनी प्रशिक्षण के अलावा हाल के महीनों में हुई घटनाओं ने रूस की सैन्य कमान को विश्वास दिलाया कि क्रीमिया की ओर कुछ बड़ा बढ़ रहा है। यूक्रेन क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले सभी लॉजिस्टिक रास्ते काट रहा है, जिससे रूस की सैन्य आपूर्ति बाधित हो रही है। प्रायद्वीप को द्वीप बनाया जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने कहा कि क्रीमिया को कब्जे वाले क्षेत्रों और केर्च ब्रिज से अलग करने का अभियान यूक्रेन की योजना के मुताबिक चल रहा है। ये अलगाव उस द्वीप में बदल जाएगा जिसे पुतिन ने 2014 में यूक्रेन से छीना था, जिससे रूसियों के लिए अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। फेडोरोव ने यूक्रेन के प्रेसिंग चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहा, जैसा यूरो मैदान प्रेस ने बताया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बयान भले अस्पष्ट हो, लेकिन ये रूस के लिए चेतावनी है। क्या उस चेतावनी का मतलब उभयचर हमला है? कहना मुश्किल है, लेकिन जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि यूक्रेन ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे इस तरह का हमला संभव हो सके। हाल के हफ्तों में यूक्रेन के नए मिडिल स्ट्राइक ड्रोन ने क्रीमिया को सहारा देने वाले रसद तंत्र पर तबाही मचाई है। बेटेरोव के अनुसार यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इस अभियान की तैयारी में 2026 के पहले 4 महीनों में मिडिल स्ट्राइक ड्रोन की 2025 की तुलना में 300% ज्यादा खरीद की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि संख्या और ज्यादा है, इसमें 500% बढ़ोतरी हुई है। मई जून में मिडिल स्ट्राइक ड्रोन की बढ़ोतरी से क्रीमिया के खिलाफ अच्छे नतीजे मिले। मई के अंत से यूक्रेन ने रूस, दक्षिणी यूक्रेन और क्रीमिया को जोड़ने वाले RR 280 हाईवे को पूरी तरह नर्क बना दिया है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी के अनुसार हमलों के बाद उस सड़क पर यातायात 71% कम हुआ है। RR 280 रूस के लिए बेकार हो रही है, इसलिए यूक्रेन ने कब्जे वाले क्षेत्रों में
प्रायद्वीप जाने वाले पुलों पर हमले शुरू कर दिए हैं। 9 जून के हमले से पुल पर परिवहन बंद हो गया, जिससे यातायात को वैकल्पिक मार्गों आर्मियांस्क और पेराकोप की ओर मोड़ना पड़ा। हनीचेस्क और अरबाद स्पिट को जोड़ने वाले पुल पर कई हमले दर्ज किए गए हैं, जो खेरसोन में भी है। साथ ही आर्मियांस्क में भी हमले हुए हैं, जिनका उद्देश्य उन वैकल्पिक मार्गों में से एक को काटना था, जिसे रूस ने बनाने की कोशिश की थी। 11 जून से पहले यूक्रेन ने रूस द्वारा क्रीमिया भेजे जा रहे 50 आपूर्ति ट्रक और ईंधन टैंकर आर्मियांस्क के रास्ते नष्ट कर दिए। और यही बात है, इन सभी सड़कों को काटने से ईंधन, भोजन आपूर्ति और सैनिक क्रीमिया में नहीं पहुंच पाते। ये सब कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। ये एक बेहद अच्छी तरह से समन्वित अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्रीमिया को उन सभी क्षेत्रों से काट देना है जो रूस को प्रायद्वीप पर अपनी मौजूदगी बनाए रखने की अनुमति देते हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन के हमलों ने रूस की क्रीमिया आपूर्ति लाइनों में बार बार बाधा डाली है, जिससे प्रायद्वीप पर कब्जा किए रूसियों को भूखा रखने का अभियान दिखता है। पर क्या इससे आगे भी कुछ है? अगर यूक्रेन अलग थलग करने के बजाय उभयचर लैंडिंग की तैयारी कर रहा है, जैसा रूस को डर है, तो क्या होगा? ये रक्षा तैयारियों को समझा सकता है, लेकिन सवाल है कि यूक्रेन ऐसा कैसे करेगा? जल्द ही हम प्लेतेंचुक की टिप्पणियों और यूक्रेन की योजनाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे चैनल की और भी वीडियो देख सके। तो एक उभयचर लैंडिंग। अगर यूक्रेन ने क्रीमिया में अपना डी-डे जैसा हमला करने की कोशिश की तो क्या होगा? हमने अब तक सिर्फ छोटे छोटे संकेत देखे हैं कि यूक्रेन भविष्य में क्या योजना बना सकता है। अगस्त 2023 में यूक्रेनी बलों ने क्रीमियन प्रायद्वीप पर एक विशेष अभियान चलाया। उस अभियान में यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी शामिल थी, जिसने जलियान का उपयोग करते हुए एक छोटी टुकड़ी को क्रीमिया में उतारा, जो म्याक और ओलेनियुका की बस्तियों के पास उतरे थे। यूक्रेनी सैनिकों ने इस अभियान में लड़ाई की, जिसमें कम से कम 30 रूसी हताहत हुए और 4 रूसी हाई स्पीड नौकाएं क्षतिग्रस्त हुईं। फिर ऑपरेटिव्स प्रायद्वीप से निकल गए। उस समय यह अभियान महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे यूक्रेन की क्रीमिया में सैनिक उतारने की क्षमता दिखी। लेकिन अब ये एक खाका हो सकता है। फिर भी ये एक बहुत छोटा अभियान था। ये हमें दिखाता है कि यूक्रेन अंधेरे की आड़ में क्रीमिया में सैनिकों को चुपके से भेज सकता है, कुछ हताहत कर सकता है और फिर बाहर निकल सकता है। योजना यह है कि धीरे धीरे सैनिकों को भेजकर घुसपैठ कराई जाए, तो यह एक कारगर रणनीति हो सकती है। हालांकि क्रीमिया में तैनात रूसी बल संभवतः ऐसी टुकड़ियों को, अगर वे ज्यादा देर तक वहां रुकती हैं, तो आसानी से दबोच लेंगे। क्रीमियन प्रायद्वीप करीब 26,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो काफी बड़ा इलाका है। यह यूक्रेन के उस 4,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से 5.5 गुना से भी बड़ा है, जिसे बीबीसी के अनुसार रूस ने 2025 में छीन लिया था। यह जानना मुश्किल है कि रूस ने क्रीमिया में कितने सैनिक तैनात किए, क्योंकि ताजा अनुमान पुतिन के हमले से पहले के हैं। जुलाई 2020 में यूकेआर इन्फॉर्म ने रिपोर्ट किया था कि रूस के पास प्रायद्वीप पर 32,500 सैनिक थे, जिनमें से 11,500 थल सेना के थे। संख्या अब अधिक भी हो सकती है, या क्रीमिया की भूमिका को देखते हुए जो कब्जे वाले यूक्रेन में सैनिकों को भेजने के लिए एक रसद केंद्र है, यह कम भी हो सकती है। फिर भी समुद्र के रास्ते उतरने वाले छोटे समूहों के लिए यह बहुत बड़ी संख्या है जिनका सामना करना है। रूस से क्रीमिया को पूरी तरह आजाद कराने के लिए यूक्रेन को एक बड़े पैमाने पर लैंडिंग की जरूरत होगी। इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन 2023 जैसे छोटे स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। इन ग्रुप्स को क्रीमिया तट पर रक्षा प्रणालियां नष्ट करने और किलेबंदी की तैयारी के लिए तैनात किया जा सकता है, लेकिन वे अकेले क्रीमिया नहीं ले सकते। पलटेंचुक भी मानते हैं। वे कहते हैं कि क्रीमिया पर किसी भी डी-डे जैसी लैंडिंग को एक बहुत बड़े और अधिक जटिल आक्रामक अभियान के हिस्से के रूप में अंजाम देना होगा, जिसमें संभवतः दक्षिणी कब्जे वाले क्षेत्रों के बड़े हिस्सों को मुक्त कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो क्रीमिया से जुड़े हुए हैं। हमने डी-डे का जिक्र इसलिए किया क्योंकि प्लेटेंचुक ने क्रीमिया पर उभयचर लैंडिंग की तुलना इसी से की थी। तो शायद हम डी-डे की ओर देख सकते हैं, ताकि हमें यह समझने में कुछ मदद मिल सके कि यूक्रेन को इस तरह की लैंडिंग संभव बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। खास तौर पर प्लेटेंचुक ओमाहा बीच पर हुए हमले का जिक्र करते हैं।
और इसे उस तरह की रक्षा व्यवस्था का उदाहरण बताते हैं जिसका सामना यूक्रेन को करना पड़ेगा। यूक्रेन को लैंडिंग के लिए जिन पानी और तटों पर बारूदी सुरंगें बिछी होंगी उन्हें पार करना पड़ेगा। साथ ही सैनिकों की गति धीमी करने के लिए बनाई गई जमीनी रक्षा व्यवस्थाओं जैसे कांटेदार तार और खाइयों को भी पार करना होगा। मशीन गन चौकियां और बंकर लगातार यूक्रेनी सैनिकों पर गोलियां चलाएंगे। साथ ही समुद्र से हमला करने का मतलब है कि यूक्रेन के पास हवाई रक्षा की ज्यादा व्यवस्था नहीं होगी, जिससे रूस की सेनाएं हवाई समर्थन ला सकेंगी। नेशनल वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम के अनुसार डी-डे लैंडिंग में करीब 1,60,000 मित्र देशों के सैनिक थे और ओमाहा पर 34,000 अमेरिकी सैनिक उतरे। पूरे ऑपरेशन में मित्र देशों को 10,300 से अधिक हताहतों का नुकसान हुआ, जिनमें से 2,400 ओमाहा बीच पर हुए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मित्र देशों ने डी-डे उतराई में 7,000 नौसैनिक जहाज़ों का इस्तेमाल किया, जिनमें लगभग 4,000 लैंडिंग क्राफ्ट शामिल थे और साथ ही 12,000 विमान समर्थन के लिए तैनात किए गए थे। अगर क्रीमिया पर हमला करना कुछ वैसा ही होना है जैसा वहां हुआ था, तो यूक्रेन के लिए ये एक समस्या है। यूक्रेन के पास नाम भर की नौसेना है, ग्लोबल फायर पावर, जो दुनिया भर की 145 सेनाओं की रैंकिंग करता है और जिसमें जनशक्ति से लेकर उपलब्ध संसाधनों तक सब कुछ आका जाता है, ऐसा कहता है। यूक्रेन की नौसेना में 169 जहाज है, जिनमें से अधिकांश गश्ती पोत हैं। स्रोत के अनुसार यूक्रेन के पास 347 हवाई संसाधन है, इसलिए कब्जे वाले क्रीमिया पर उभयचर आक्रमण की स्थिति में उसे डी-डे जैसा हवाई समर्थन नहीं मिलेगा। तो यह विचार खारिज हुआ, है ना? जरूरी नहीं है। 2026 1944 से बहुत आगे का दौर है, इसलिए यूक्रेन के पास लैंडिंग प्रयासों को ओमाहा बीच से अलग तरह से अंजाम देने के मौके हैं। सबसे पहली बात, यूक्रेन को जमीन पर अपने सैनिक उतारने ही होंगे। प्लेतेनचुक खुद भी यही कहते हैं, जैसा कि वो बताते हैं कि बिना सैनिकों को प्रायद्वीप पर उतारे और उन्हें वहां टिकाए क्रीमिया को आज़ाद कराना नामुमकिन है। डी-डे अब तक की सबसे बड़ी समुद्री लैंडिंग थी, जिसमें ओमाहा बीच से कहीं ज्यादा शामिल था। मित्र देशों ने समुद्र से लेकर फ्रांस के अंदर तक एक रास्ता बनाने के लिए 5 अलग अलग समुद्र तटों पर हमला बोला था। यूक्रेन को यह करने की जरूरत नहीं है और वह फ्रांस से कहीं छोटा प्रायद्वीप वापस लेने की कोशिश कर रहा है। यह बात यूक्रेन के पक्ष में जाती है। अगर रूस के बारे में पुरानी रिपोर्टें सही है कि उसके लगभग 32,000 से 32,500 सैनिक क्रीमिया में तैनात हैं, तो ये यूक्रेन के लिए एक और फायदा है। इसका मतलब है कि यूक्रेन को डी-डे जितनी बड़ी सेना तैनात नहीं करनी होगी। साथ ही क्रीमिया को बाकी इलाकों से काट देने की यूक्रेन की रणनीति का मतलब है कि वहां तैनात सैनिकों की आपूर्ति काटी जा रही है और अगर यूक्रेन हमला करता है तो रूस के लिए रिजर्व सैनिकों को प्रायद्वीप में भेजना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस तरह की लैंडिंग के लिए यूक्रेन के पास सबसे बड़ा हथियार वे है जिन्हें चलाने के लिए सैनिकों की जरूरत ही नहीं होती। ड्रोन ये पूरा खेल बदल देते हैं। यूक्रेन के डी-डे पर हवाई समर्थन हवाई जहाज़ों की जगह हजारों ड्रोन से मिल सकता है। कल्पना करें कि लगातार मिडिल स्ट्राइक ड्रोन बंकरों और मशीन गन पोस्ट पर हमला कर रहे हैं। फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड्स रक्षा तंत्र में टकरा रहे हैं। ये यूक्रेनी सैनिकों के सामने हो रहा है जो लैंड कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन लैंडिंग प्रयास से पहले एक के बाद एक ड्रोन की लहरों का समन्वय भी कर सकता है, जिससे रूसी रक्षा तंत्र सैनिकों के समुद्र तट पर पहुंचने से पहले ही टूट जाए। यूक्रेन के पास ड्रोन है और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वह हर महीने करीब 5,000 मीडियम और लॉन्ग रेंज ड्रोन लॉन्च कर सकता है। इस अग्निशक्ति को उस रक्षा प्रणाली पर केंद्रित करना जिसे रूस क्रीमिया तट पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लैंडिंग का समर्थन करने में काफी मददगार हो सकता है। समुद्री लैंडिंग की बात करें तो यूक्रेन के पास ओमाहा बीच जैसी कार्रवाई के लिए जरूरी लैंडिंग जहाज पर्याप्त नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास जो है वो है समुद्री ड्रोन, और ये ड्रोन रूस द्वारा यूक्रेन के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी युद्धपोत पर कामिकाज़े हमले करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये ड्रोन रूसी नौसैनिक बारूदी सुरंगों को नष्ट करने के लिए भी इसी तरह काम कर सकते हैं, जिससे यूक्रेन की कुछ गश्ती नौकाओं और लैंडिंग जहाज़ों के लिए क्रीमिया के समुद्र तटों पर सैनिकों को उतारने का रास्ता खुल सकता है।
यूक्रेन फिर से इस तकनीक पर काम कर रहा है। यूक्रेन में विकसित टोलोका अंडर वाटर ड्रोन रूसी बारूदी सुरंगें हटाने या कामिकाजे ड्रोन को निर्देशित करने में सक्षम है। यूक्रेन ने सी टाइडेंट नामक ड्रोन बनाया है जो 1000 किलोग्राम वारहेड ले जा सकता है और बड़े जहाज या तटीय बुनियादी ढांचा नष्ट कर सकता है, आरबीसी यूक्रेन के अनुसार। यहाँ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन का डी डे 1944 में जो हुआ था उससे काफी अलग होगा। यूक्रेन ड्रोन से रूस की तटीय रक्षा सैनिकों के उतरने से पहले ही नष्ट कर सकता है, जिससे तैयारी हो सके। हालांकि ड्रोन सब कुछ नहीं कर सकते। जितना अधिक वे नष्ट करेंगे, खासकर अगर क्रीमिया अलग थलग हो जाए, रूस की रक्षा उतनी ही कमजोर होगी, क्योंकि यहाँ ओमाहा बीच जैसी लैंडिंग संभव नहीं। शायद ड्रोन का उपयोग कर यूक्रेन क्रीमिया में रास्ता बना सकता है, जैसा 2023 में छोटी लैंडिंग में देखा गया था। यह मानना होगा कि यूक्रेन द्वारा क्रीमिया पर उभयचर हमला करने का यह एक आशावादी दृष्टिकोण है। यह ऑपरेशन कई चुनौतियों से भरा है, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। रैंड के अनुसार क्रीमिया में करीब 750 किमी समुद्री तट है, जिसे रूस मजबूत कर सकता है। हालांकि यह बड़ा समुद्री तट यूक्रेन को सैनिकों को लड़ाई में लाने के लिए भरपूर मौके देता है, लेकिन जब यूक्रेन के पास लैंडिंग शिप्स और हवाई ताकत की सीमित पहुंच है तो इसे कवर करना भी मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन शायद उभयचर और जमीनी हमलों को मिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन यह भी काफी जोखिम भरा है। रैंड के अनुसार क्रीमिया मुख्य भूमि यूक्रेन से एक संकरी कुछ किलोमीटर चौड़ी पट्टी से जुड़ा है, जिसे रूस ने शायद मजबूती से किलेबंद किया है। अब यूक्रेन 2 मोर्चों पर हमला करने पर विचार कर सकता है यदि वह क्रीमिया को अलग थलग करने का अभियान जारी रखे। हाँ, यह तरीका हानिकारक है। इसमें यूक्रेन को हजारों सैनिक खोने पड़ सकते हैं। अगर रूस क्रीमिया को फिर से आपूर्ति या रिजर्व नहीं भेज पाता तो ये थकावट की लड़ाई होगी जिसे यूक्रेन शायद जीत सके। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन 2026 तक अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता सालाना 7 मिलियन कर रहा है, जिससे क्रीमिया तट के लिए चर्चा की गई ड्रोन प्रधान रणनीति उस संकरी जमीनी पट्टी पर भी लागू की जा सकती है, जिसे पार करके यूक्रेन की जमीनी सेना को क्रीमिया में जाना होगा। यूक्रेन रूस को खिम्बन स्पीड से बाहर निकालने के करीब है, जो माइकोलाइव ओब्लास्ट की एक छोटी जमीन की पट्टी है जो काला सागर में निकली हुई है और क्रीमिया के पश्चिम में स्थित है। जब रूस ने उस स्पिट पर कब्जा किया था तो उसने उस जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन में ड्रोन भेजने के लिए किया था। किम्बन स्पिट पर फिर से कब्जा यूक्रेन को क्रीमिया पर भी ऐसा करने का मौका देगा, जिससे क्रीमिया में रूस की अलग थलग पड़ी रक्षा व्यवस्थाएं और कमजोर होंगी। फिर भी एक तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रीमिया पर उभयचर हमला या उभयचर और जमीनी संयुक्त हमला हजारों यूक्रेनी सैनिकों को रूसी फायरिंग लाइन में डाल देगा। इससे यूक्रेन को हमले पर ध्यान देना होगा, जिससे डोनबास जैसे क्षेत्रों में कमजोरियां हो सकती हैं, जिन्हें पुतिन रूस के वसंत और गर्मियों के आक्रमण में कब्जा करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिस तरह से रूस को चिंता है कि यूक्रेन क्रीमिया को वापस ले सकता है, वह तरीका असंभव है। ये शायद समझदारी भरा कदम न हो, खासकर जब यूक्रेन अलग रणनीति अपना सकता है। वह अलगाव मुहिम जो उभयचर उतराई की तैयारी कर सकती थी, अब क्रीमिया पर नाकाबंदी में काम आ सकती है। यूक्रेन ने पहले ही काला सागर बेड़े को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है कि उसे अपने क्रीमिया स्थित अड्डे से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है और लॉजिस्टिक रास्तों पर हमलों की वजह से ईंधन और सप्लाई कट रही है, जिससे हम देख रहे हैं कि प्रायद्वीप पर दोनों की कमी पहले ही उभरने लगी है। यूक्रेन ने पहले ही क्रीमिया को एक द्वीप में बदल दिया है, जैसा कि फ्योदरोव दावा करते हैं, और ये एक ऐसा द्वीप है जिसे चारों तरफ से युद्ध ने घेर रखा है। शायद सबसे अच्छी रणनीति यही है कि यूक्रेन वही करता रहे जो वह कर रहा है, क्रीमिया और आसपास के इलाकों पर दूर से हमले करता रहे, ताकि प्रायद्वीप पर रूसी कब्जाधारियों के लिए जिंदगी इतनी नर्क जैसी बना दी जाए कि वे खुद ही वहां से जाना चाहें। यूक्रेन के लिए पीछे हटने पर मजबूर करना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, और यही उसके दिमाग में है। कोई न कोई वजह जरूर है कि यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले केर्च पुल को अब तक नहीं उड़ाया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह शायद यही है कि रूस के सैनिकों और लोगों के पास क्रीमिया से निकलने का रास्ता बना रहें। यूक्रेन जो भी तरीका अपनाए, रूस साफ तौर पर चिंतित है।
अगर रूस को समुद्री हमले की आशंका न हो तो वह तटीय रक्षा मजबूत नहीं करता। यूक्रेन के लिए ड्रोन के उपयोग से जोखिम कम हो सकता है, लेकिन हमला फिर भी जोखिम भरा है। शायद रूस के थकने का इंतजार करना है, क्रीमिया को अलग थलग रखना है, प्रायद्वीप को संभालना असंभव बनाना है और फिर ऐसा लैंडिंग करना है जो विजयी सेना जैसी लगे, जो अधिकार में लेने आ रही है। यूक्रेन आगे क्या करेगा, समय बताएगा। अभी यूक्रेन रूस को क्रीमिया में भ्रमित और घबराया रखेगा। किनबर्न स्पिट क्रीमिया पाने की कुंजी हो सकता है। हमने पहले बताया था कि रूसी सेना उस जमीन के टुकड़े से पीछे हट रही है और हमने एक अन्य वीडियो में ये गहराई से बताया है कि वहाँ क्या हो रहा है और क्यों। पीछे हटना बहुत अव्यवस्थित है। इसके संभावित परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। आप हमारे कवरेज को देखकर इन दोनों के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो और हमारे विश्लेषण की अपनी रोजाना खुराक पाने के लिए सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।